गर्भवती परी। ये बहुत समय पहले की बात है। परियों की दुनिया का अस्तित्व हुआ करता था, जहाँ सुंदर सुंदर परियां रहा करती थीं। उन्हीं के बीच पलक नाम की परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक घूमने जाया करती थी। वो वहाँ के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन सभी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि उसे पता था कि परियों का पृथ्वी लोक जाना मना है, फिर भी वो रानी परी की आज्ञा के बिना चोरी छुपे पृथ्वी लोक जाया करती थी। लेकिन उसकी ये लुका छुपी ज्यादा दिन तक रानी परी शबाना से छिप ना पाई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, पलक परी को पृथ्वी लोक से आते आते रात हो गई। जैसे ही उसने परी लोक में कदम रखा, उसके आने की भनक पड़ते ही रानी परी समेत बाकी परियां भी वहां आ पहुंची। और रानी परी क्रोधित होते हुए पलक परी से बोली, तुम्हें पता होते हुए भी तुमने परिलोक से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की, वो भी बिना मुझसे आज्ञा लिए? रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे पृथ्वी लोक जाना अच्छा लगता है। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम एक परी हो और हम कुछ नियमों से बंधे हैं। तुमने उन नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पर रानी परी, मेरी बात तो सुनिए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाती हो। तुम्हें वहाँ बार बार जाने का बहुत शौक है ना? चलो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। फिर रानी परी ने गुस्से से अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए कहा, पलक, मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन रही हूँ। अब से तुम पृथ्वी लोक में ही रहोगी। आज से परीलोक के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। ऐसा कहते हुए रानी परी ने पलक को परीलोक से बाहर कर दिया। जादुई शक्तियाँ छिनते ही पलक परी बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को पृथ्वी लोक पर पाया। वो उठी और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसके पास पहले जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं थी जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तभी दूर उसे एक ठेला दिखाई दिया। उसे जोरों की भूख लग रही थी। वो तुरंत ही उस ठेले के पास गई और बोली, भैया, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, कितने का चाहिए? 10 के 5 हैं और 20 के 10। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? पैसे नहीं हैं? तो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुफ्त में खाने के लिए। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों की भूख लग रही है, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहते हुए पलक भूखी प्यासी चिलचिलाती धूप में यहाँ से वहाँ भटकने लगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी पास से एक युवक गुजर रहा था जिसका नाम था केशव। केशव ने जब पलक को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? बोलो। इससे पहले कि पलक कुछ कह पाती, वो बेहोश हो गई। लगता है बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो, मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। घर जाकर केशव ने तुरंत ही डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और समय पर खाना खाने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। होश में आने के बाद पलक केशव को धन्यवाद करते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चली जाना, लेकिन पहले तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पलक है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा कोई नहीं है? तो फिर जाओगी कहाँ? अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गई है, बस आती ही होगी। पलक केशव के कहने पर वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। वो घर के सभी कामों को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे केशव पलक की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन उसने अपने दिल की बात पलक से कही। पलक भी केशव को मन ही मन पसंद करती थी। जब केशव की माँ सुभद्रा हरिद्वार से लौटी तो उसने अपनी माँ से पलक के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। पर केशव की माँ को पलक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी एक अमीर घराने की लड़की से कराना चाहती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा और दोनों की शादी करा दी। लेकिन केशव की माँ सुभद्रा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पलक को खरी खोटी सुनाया करती थी, पर पलक चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू,
खाना बना है कि नहीं? हाँ माँ जी, खाना बन गया है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। ये क्या बनाया है तूने? दाल है या पानी? और ये रोटी कम, अफ्रीका का नक्शा ज्यादा लग रहा है। अरे तुझे को ढंग से बनाना आता भी है कि नहीं? माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। अरे रहने दे, नहीं तो पता नहीं इस बार कौन से देश का नक्शा बना कर ले आएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पलक को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात उसने अपने पति केशव को बताई। सुनो जी, मुझे आपको कुछ बताना है। जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। बोलो ना, अब चुप क्यों हो? जी वो बात ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं ये खुशखबरी माँ को सुनाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? घर सर पर क्यों उठा रखा है? कौन सा तूफान आ गया? अरे माँ, घर में मेहमान आने वाला है। कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे छोटा मेहमान आने वाला है, मतलब कि तुम दादी बनने वाली हो और मैं पापा। ये सुनकर सुभद्रा भी मन ही मन बहुत खुश हुई। अब घर में सब पलक का अच्छे से ख्याल रखने लगे। एक दिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त पलक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सुभद्रा और केशव उसे जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आई एम सॉरी, पर हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। पलक को जब ये बात पता चली तो वो अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पलक चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ महीने बीत जाने के बाद पलक धीरे धीरे अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। फिर एक दिन सुभद्रा की सहेली कोकिला उससे मिलने घर आई। अरे आओ कोकिला, बहुत दिन बाद आई हो, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ, तुम्हारा पोता हुआ या पोती? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट थी ना? प्रेग्नेंट थी, पर मेरी बहू का मिसकैरेज हो गया। क्या कहा? मिसकैरेज हो गया? तभी वहाँ पलक चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे मैं सब जानती हूँ सुभद्रा बहन, आजकल की लड़कियों को वो बच्चा नहीं चाहती और कोई न कोई तरीके से अपना होने वाला बच्चा गिरा देती हैं ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। आंटी जी, आपको ये सब बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? एक औरत होकर आप दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? अरे तू चुप कर, कोकिला बिल्कुल सही कह रही है। लगता है तू माँ बनना नहीं चाहती थी, कोई तुझ पर शक न करे, इसलिए तूने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया ताकि कोई तुझ पर शक न कर सके। बस कीजिए माँ जी। ये कहते हुए पलक रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से सुभद्रा पलक को पहले से भी ज्यादा बुरा भला कहने लगी, जिसकी वजह से पलक गुमसुम सी रहने लगी। और ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, इधर आ, कहाँ है? कहाँ मर गई? हाँ माँ जी बोलिए। ये ले बाबा जी का भभूत और चुपचाप से खा ले। ये किस लिए माँ जी? ताकि इस घर में फिर से बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके। चुपचाप खा ले, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी खिलाना आता है। माँ जी ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी, तुझे खानी पड़ेगी। ये कहते हुए सुभद्रा ने पलक के गाल पर जोरदार चांटा मारा। इतने में वहाँ केशव भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? माँ, आपने पलक पर हाथ कैसे उठाया? अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये औरत डायन है, डायन। ये माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इसी ने ही पेट में पल रहे अपने बच्चे को मार डाला। वो तो भला हो मेरी सहेली कोकिला का, जिसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये भभूत ला कर दी। बस करो माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी और की बातों में आकर आप अपनी बहू पर शक कर रही हो। आप इन ढोंग पाखंड में विश्वास करती हो। क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि पलक के दिल में क्या बीत रही होगी? आप तो हमेशा उसे ताने देती रहती हो। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अपने बेटे की बात सुनकर सुभद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पलक से माफी मांगी। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद पलक की जिंदगी में खुशियों ने दोबारा से दस्तक दी। पलक फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार सुभद्रा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। थोड़े ही समय बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया।
फिर सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सोने की जादुई सैंडल। एक शहर में रमा अपनी बेटी सोफी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रमा लोगों के घर में जाकर खाना बनाती थी और बाकी बचे समय में लोगों के घरों का काम भी करती थी, जिससे वो अपना घर चलाती थी। सोफी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। सोफी अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जैसी चीजें देखती, वो घर आकर रमा से वैसे ही चीजें मांगती थी। रमा पूरी कोशिश करती थी कि वो सोफी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। एक दिन सोफी कॉलेज से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज के सभी लड़कियाँ पिकनिक के लिए जयपुर जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए माँ। रमा की चप्पल टूट चुकी थी। वो अपनी नई चप्पल लाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास 400 रुपए थे। वो अपने किसी दोस्त से 100 रुपए उधार लेकर सोफी को देती है, जिसे लेकर सोफी 3 दिनों के लिए अपने कॉलेज के टूर पर जाती है। कुछ दिनों बाद सोफी के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी आती है। सोफी की दोस्त सोफी का बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि सोफी उनके जितने अच्छे कपड़े और अच्छी जूतियाँ पहन कर नहीं आती। फेयरवेल पर मैं तो 15,000 का गाउन और सोने की जूतियाँ पहन कर आऊंगी। और सोफी, तुम क्या पहन कर आओगी? सड़कों पर सेल लगी 100 रुपए की चप्पलें और पुरानी वही 4 बार पहनी हुई फ्रॉक। वो सभी सोफी का मजाक बनाती हैं। सोफी घर जाने के बाद अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी सना की तरह सोने की जूतियाँ चाहिए। मुझे भी फेयरवेल में नए कपड़े चाहिए माँ। सोफी की माँ उसे समझाती है और कहती है, सोफी, हमारे पास जितना है तुम उतने में ही खुश रहना सीखो बेटी। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? ये छोटा सा घर, इसमें खुश रहूं, या पुराने फटे हुए कपड़े, इनमें खुश रहूं, या ये पुरानी घिसी हुई जूतियाँ, इसमें खुश रहूं? बताओ। पर रमा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सोफी को नए कपड़े और नई जूतियाँ दिला सके। इसलिए वो सोफी से कहती है, बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और नई जूतियाँ ला सकूं। लेकिन माँ, मेरे कॉलेज का फेयरवेल तो सिर्फ 2 दिन में ही है। मुझ पर मेरी सहेलियाँ फिर से हंसेंगी। रमा उसे उसकी पुरानी सहेली के पास जाने को कहती है। तुम अपनी पुरानी सहेली मैरी के पास जाकर कुछ मदद मांगो। मैरी और सोफी पुराने दोस्त होते हैं। जब रमा मैरी के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब वो सोफी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। इसलिए मैरी और सोफी बचपन के दोस्त हैं। मैरी के पिता को बिजनेस के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैरी और सोफी अलग अलग हो गए। सोफी मैरी से मिलती है। मैरी सोफी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं और वो दोनों काफी समय बाद मिल रहे होते हैं। सोफी, मेरी दोस्त, हम कितने समय बाद मिल रहे हैं। मुझे तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा बचपन बहुत अच्छा था। बहुत सारी बातें करने के बाद सोफी अपने कॉलेज की बातें बताती है। मेरे कॉलेज में मेरा फेयरवेल है। क्या तुम मुझे अपनी कोई सी जूती दे सकती हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगी। फेयरवेल होने के बाद दे दूंगी। अरे हाँ, जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैरी अपनी सारी जूतियाँ सोफी को दिखाती है। तुम्हें जो भी पसंद है वो ले लो। सोफी की नजर एक चमचमाती हुई जूती पर जाती है। उसे देखकर सोफी उत्तेजित होकर कहती है, ये वाला, मुझे ये वाली चमचमाती हुई जूतियाँ चाहिए। हाँ, ले लो। सोफी उन जूतियों को पहनकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में घर जाने के लिए वो जिस रिक्शे में बैठती है, वो रिक्शा वाला चोर निकला। वो सोफी को बेहोश करके उसकी चमचमाती हुई जूतियाँ चुरा लेता है। जब सोफी को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पैरों में उन जूतियों को नहीं पाती तो वो जोर जोर से रोने लगती है। वो जूतियाँ कहाँ गई? उसे वो रिक्शा वाला चुरा कर ले गया। अब मैं वो जूतियाँ मैरी को कैसे वापस करूँगी? मैं माँ से क्या बोलूँगी? माँ इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी। सड़क पर गाड़ियाँ चलने के कारण वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। तभी सोफी उठती है और कहती है, चलिए दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। और बुढ़िया को सड़क पार कराने के बाद वो बुढ़िया सोफी से कहती है,
धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सोफी बहुत दुखी होती है, इसलिए वो उस बुढ़िया का जवाब नहीं देती। लेकिन वो बुढ़िया सोफी को रोता हुआ देख लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही थी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ। सोफिया बुढ़िया को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। ये सब सुनने के बाद वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? हाँ दादी माँ, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। उस बुढ़िया को उसके झोपड़े के बाहर छोड़ने के बाद सोफी उससे कहती है, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। उसके बाद बुढ़िया अपनी एक छोटी सी अलमारी से सोफी को चमचमाते हुए जूतियाँ देती है और कहती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद करी है, उसी का इनाम। लेकिन इतनी कीमती चीज मैं आपसे नहीं ले सकती। बुढ़िया के बहुत बोलने के बाद सोफी उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैंने मैरी की जूतियाँ खो दी, उसके बदले मैं मैरी को ये जूतियाँ दे दूंगी। लेकिन जाने से पहले बुढ़िया उसे कहती है, याद रखना बेटी, ये कोई मामूली जूतियाँ नहीं है, इनका सही इस्तेमाल करना। उस समय तक सोफी को बुढ़िया की कोई बात नहीं समझ आती और वो अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ठीक है, उन जूतों के बदले तुम मैरी को ये दे देना। लेकिन सोफी को इस बात की चिंता होती है कि वो फेयरवेल में क्या पहनेगी। उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे और वो जूतियाँ पहनकर अपने पैरों को देख रही होती है और सोचती है, काश मेरे पास एक सुंदर सा गाउन होता तो मैं भी अपनी सहेलियों के बीच अच्छी दिख सकती। सोफी के ऐसा सोचते ही उसके सामने एक गाउन आ जाता है। सोफी को बहुत हैरानी होती है। ये गाउन कैसे आया? माँ, क्या आप लाई हो इसे? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, इसलिए सोफी को कोई जवाब नहीं मिलता और वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन फेयरवेल में वो उसी गाउन को पहनकर जाती है। उसके कपड़े और जूतियाँ देखकर उसके सहेलियाँ उससे पूछती हैं, अरे वाह सोफी, तुम्हारी जूतियाँ तो बहुत सुंदर है। और मन ही मन सोफी से जलती हैं। सोफी जब अपने घर वापस लौटती है तो वो देखती है ज्यादा काम करने की वजह से उसकी माँ की तबीयत खराब होती है। काश हमारे पास भी रहने को अच्छा घर होता, अच्छा खाना होता। उसके ये सब सोचते ही उनका टूटा हुआ घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। सोफी और उसकी माँ को बहुत हैरानी होती है और अचानक सोफी को उस बुढ़िया की बात याद आ जाती है। वो अपनी माँ को कहती है, माँ, ये तो सोने की जादुई जूतियाँ हैं। मैंने इसे पहनकर जो भी इच्छा की वो सब पूरी हुई हैं। उन जूतियों की मदद से वो एक और सोने की जूती मांगती है और वो जूतियाँ वो मैरी को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है और सोफी उस बुढ़िया को धन्यवाद कहती है। लेकिन वो बुढ़िया उसे कहती है, लेकिन बेटी, इस बात का ध्यान रखना, ये जूतियाँ सिर्फ वही इच्छा पूरी करती है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इन जूतियों से लालच में आकर कुछ भी मांगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोफी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सोफी के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये जूतियाँ तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। वो उन जूतियों से बहुत सारे पैसे मांगती है, एक बड़ी गाड़ी, और तभी वो जूतियाँ उसके पैरों से अपने आप गायब हो जाती हैं। वो सारा पैसा और वो गाड़ी भी गायब हो जाती है क्योंकि वो सारी चीजें लालच में मांगी गई थी और उसकी माँ की तबीयत और अधिक खराब हो जाती है। तब सोफी को अफसोस होता है कि उसने उस बुढ़िया की बात क्यों नहीं मानी। उसके पास जितना था वो उतने में ही खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। सोफी उसी बुढ़िया के पास जाती है और उससे अपनी माँ की तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश रहूँगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है।
सोफी के घर पहुंचते ही वो ये देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।